मेरा नाम मेघा है और आज मैं आपको एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। हम लोग गांव में रहते थे। मेरे पति अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे ससुर ने हमारे बंगले के बाहर एक छोटी सी कोठरी बना रखी थी। अगर किसी राहगीर को रात में देर हो जाती तो वो हमारी कोठरी में रात गुजारता था। मेरे ससुर ने कोठरी के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया हुआ था जिस पर लिखा होता था कि किसी राहगीर को अगर इस कोठरी की जरूरत है तो वो हमारी कोठरी में रुककर रात भर आराम कर सकता है। हमारे अपने गांव के लोगों के लिए ये स्कीम बिल्कुल फ्री थी और कोई दूसरे गांव का इंसान अगर आ जाता था तो उसके लिए किराया था, लेकिन किराया बहुत कम था और दूसरे गांव के राहगीर को खाना भी दिया जाता था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी भाभी रात को फोन पर बात कर रही होती थी और कहती कि उस बूढ़े की कोठरी ने तो कमाल कर दिया, किसी को भी शक नहीं होता। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर तो मेरा शरीर कांपने लगता था। अगले ही दिन मैंने रूप बदलकर अपनी भाभी का पीछा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरी भाभी उसी कोठरी में दाखिल हो गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी भाभी के साथ तो मेरी ससुराल में मेरे पति, जेठ और ससुर ही रहते थे, जबकि मेरे ससुराल में मेरे अलावा कोई औरत नहीं थी, क्योंकि मेरी जेठानी की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और उसके बाद मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी, जबकि उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी। वो देखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम थे। मेरी सास तो काफी सालों पहले ही मर गई थी और मेरे ससुर काफी बूढ़े हो गए थे। मेरे ससुर के 2 ही बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। वो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। पूरे बंगले में मेरा ही राज रहता था। मैं अपने बूढ़े ससुर और जेठ की बहुत इज्जत करती और उनका ख्याल रखती थी। वैसे तो मेरे ससुराल में काफी सारे नौकर चाकर भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं अपने ससुर और जेठ से तारीफ हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे जेठ भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही सिंपल जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे अपनी ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, जबकि मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे पिता हमेशा बीमार रहते थे। मुझसे बड़े मेरे एक भैया हैं जिनकी शादी हो चुकी है। हम सिर्फ 2 ही भाई बहन थे। मेरे मायके में परेशानियां तो बहुत थीं, लेकिन भैया की कमाई से गुजर बसर हो जाता था, क्योंकि मेरे पिता तो बीमार रहते थे, इसलिए कोई काम काज नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे ससुराल तो बहुत अच्छी मिली थी, जहाँ पर मेरे मजे ही मजे थे। मेरे ससुर हर काम में मुझसे राय मशवरा लिया करते थे। मेरी राय के बिना घर में कोई काम नहीं होता था। मेरे ससुर रोजाना मंदिर भी जाते थे और 11 बजे के बाद हमारे घर के गेट पर कुर्सी रखकर बैठ जाते थे और बाहर आने जाने वाले लोगों को पकड़कर अपने पास बैठा लेते थे। उनसे खूब बातें किया करते थे। उनकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि लोग यही सोचेंगे कि बहू अपने ससुर का ख्याल नहीं रखती, तभी तो ससुर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कुर्सी डालकर बंगले के दरवाजे के आगे ही बैठा रहता है। लोग सिर्फ मेरे बारे में ही बातें करेंगे, तो इसलिए मुझे उनकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने उनको ऐसा करने के लिए कई बार मना किया था, मगर वो हर बार मुस्कुराकर मेरी बात को टाल दिया करते थे। मैं कहती कि बाबूजी, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह से दरवाजे के आगे बैठ जाते हो, जबकि आप कितने अमीर इंसान हो। आप चाहो तो अपने घर की बैठक में भी बैठ सकते हो और लोगों को अपने घर की बैठक में ही बुला सकते हो, लेकिन आप इस तरह से दरवाजे में कुर्सी रखकर बैठ जाते हो तो आते जाते लोग क्या कहेंगे कि मैंने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया है। मेरे ससुर ने कभी मुझ पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी और ना ही मेरे पति ने मुझ पर कोई पाबंदी लगाई थी। इसलिए मैं बिना घूंघट किए ही घर के दरवाजे तक पहुंचकर अपने ससुर को चाय देने चली गई थी। तभी मैं उनसे ये बात कह ही रही थी, मेरे ससुर ने कहा, बेटी, सब जानते हैं कि मेरे घर में बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं अपनी बेटी की सबसे तारीफ करता हूँ। भला कभी बेटियां भी बाप को घर से बाहर निकालती हैं? चाय हाथ में लेकर वो घर के अंदर आ गए थे और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देने लगे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझती थी कि मुझे पिता की तरह प्यार करने वाले ससुर मिले थे और इतना अच्छा ससुराल मिला था कि शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
मेरे ससुर जब भी मुझसे ऐसी बातें किया करते थे, मैं इमोशनल हो जाती थी और यही समझाते थे कि मेघा बेटी, लोगों का काम तो बातें बनाना ही होता है, हम लोगों का मुंह नहीं रोक सकते। अगर लोगों को बुराई करनी ही होगी तो वो किसी न किसी बहाने कर ही लेंगे। अब इसमें तुम मुझे बाहर बैठने की परमिशन दो या ना दो, ये इतना जरूरी नहीं। इसलिए छोड़ो तुम इन बातों को और जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। गांव के कुछ बड़े लोग हमारे घर शाम को खाने पर आ रहे हैं। एक बार फिर से मेरे ससुर मुझे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए थे। वो बाहर निकले तो मैं किचन में नौकरों को शाम के खाने के बारे में बताने के लिए चली गई। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि सच में मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल रानियों जैसा व्यवहार किया जाता है। मेरा मायका हमारे गांव में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। मैं जल्दी जल्दी अपने पिता की तबीयत देखने के लिए अपने मायके जाती रहती थी। जिस टाइम भी फ्री होती उसी टाइम अपने मायके चली जाती और अपने पिताजी के खाने के लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स भी ले जाती थी। मेरी माँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे भैया रोज सुबह खेती करने के लिए घर से निकलते तो रात को ही आते थे। मैं 2-3 घंटे अपने मायके में गुजारकर अपने घर वापस आ जाती थी, क्योंकि मेरे ससुर ज्यादातर घर पर ही रहते थे और मुझे उनका ख्याल रखना होता था। इसलिए मैं जल्द ही अपने घर को वापस लौट आती थी। मेरे ससुराल में कोई औरत नहीं थी, इसी वजह से मैं कभी एक दिन से ज्यादा अपने मायके में नहीं रुकी थी और शाम तक मेरे पति भी घर पर वापस लौट आते थे और मेरे जेठ भी। उसके बाद हम सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। सारा दिन मुझे थकान का एहसास भी नहीं होता था, क्योंकि मेरा काम सिर्फ नौकरों को ऑर्डर देना होता था और अपनी निगरानी में उनसे काम करवाना होता था। मेरे पति भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। सुना था कि जितना प्यार मेरे पति मुझसे करते हैं, इतना ही प्यार मेरे जेठ भी अपनी पत्नी को किया करते थे। उनकी बीमारी ऐसी थी कि उनका इलाज कराने के बावजूद भी वो नहीं बच सकी थी। लेकिन मैं देख रही थी कि कुछ दिनों से मेरे जेठ का बिहेवियर घर के लोगों के साथ काफी बदला हुआ सा था। मेरे जेठ मेरे साथ घर के फैसलों को लेकर बात कर लिया करते थे और उन्हें कोई काम होता तो उसके बारे में भी मुझे बता दिया करते थे। मेरे ससुर जब भी उनसे किसी बात पर कोई बात करने की कोशिश करते तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता था और ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वैसे तो वो ज्यादातर सीरियस ही रहते थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे थे। इसलिए मैंने तो डर के मारे उनसे बोलना ही कम कर दिया था और मेरे ससुर भी यही सोचते रहते थे कि उनके बड़े बेटे को क्या हो गया है और वो भी उनसे कम ही बात किया करते थे। मेरे ससुर ने अच्छाई की वजह से अपने बंगले के बाहर एक कोठरी बना रखी थी। जिस किसी राहगीर को रात के सफर में देर हो जाती थी तो वो कोठरी में रात गुजार सकता था और कोई कोई इंसान तो किराया भी दे जाता था। सब लोगों ने मेरे ससुर के इस काम पर बहुत तारीफ की थी, क्योंकि वो ये काम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे थे। एक दिन मैं अपने मायके गई तो रास्ते में मुझे गांव के कुछ लोग मिल गए थे जो मेरे ससुर की बहुत तारीफ कर रहे थे और एक बूढ़ी औरत थी जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे ससुर की तारीफ करनी शुरू कर दी। कहने लगी, बेटी, तुम्हारे ससुर तो बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छी ससुराल और ससुर दिए हैं। मुझे पता था कि वो बिल्कुल सही कह रही है। मेरे ससुर सच में एक अच्छे इंसान थे जो सिर्फ लोगों की भलाई करना ही जानते थे। मेरे ससुर गांव वालों की हर काम में मदद किया करते थे। जिस किसी के घर पर कोई परेशानी होती वो मेरे ससुर से आकर शेयर कर लिया करता था और मेरे ससुर उनकी परेशानी को सॉल्व कर दिया करते थे। लोग कहते थे कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे ससुर ने कभी तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, वरना तो ससुराल वाले बहू की बहुत बुराई करते हुए नजर आते हैं। मैं लोगों की बातें सुनकर खामोश रहती थी और मुस्कुराती रहती थी। लोग मुंह भर भर के मेरे ससुर और ससुराल वालों की तारीफ किया करते थे। मुझे पता था कि मेरे ससुराल वालों में कोई कमी नहीं और मैं जानती थी कि मेरे ससुराल वाले भी मेरी ही तारीफ करते हैं और गांव वाले लोग भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि मेरे ससुर की वजह से मेरी भी इज्जत गांव में काफी हो गई थी। मैं रोज अपने मायके जाती तो लोग किसी न किसी बहाने से मुझसे बातें करने की कोशिश किया करते थे और मेरी खूबसूरती की भी तारीफ किया करते थे। मैं जब अपने मायके आ गई तो मेरे पति शहर किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे, तो मैं अपने ससुर से परमिशन लेकर आज अपने मायके में रात गुजारने के लिए आ गई थी, क्योंकि शादी से लेकर अब तक
पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पति गांव से बाहर काम करने के लिए गए थे। मैं रात अपने कमरे में अकेले नहीं गुजार सकती थी, इसलिए मैं अपने मायके आ गई थी। मायके आकर मैंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपने पिता के पास जाकर बैठ गई थी। मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने घर का थोड़ा बहुत काम भी कर दिया था। साफ सफाई कर दी थी, झाड़ू बर्तन और बाद में खाना भी बना दिया था। मुझे घर का ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में नौकर चाकर काम किया करते थे। लेकिन जब मैं अपने मायके आती थी तो अपनी भाभी और माँ की घर के कामों में हेल्प करवा दिया करती थी। मेरी माँ मेरे आ जाने से बहुत खुश हो जाती थी। आज भी वो मेरे आ जाने पर बहुत खुश नजर आ रही थी। और जब मैंने बताया कि आज रात मैं यहीं पर रुकूंगी तो मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उनकी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मेरी माँ मेरी तरफ से बहुत ज्यादा बेफिक्र रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली थी। माँ कहने लगी कि चलो अच्छी बात है, तुम्हें अपनी माँ के घर पर रुकने का टाइम तो मिला, वरना जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो अपने ससुराल में ही रहती हो। मेरी बात पर माँ ने मुझे खुशी की वजह से गले लगा लिया और मुझे खूब सारा प्यार करने लगी। थोड़ी देर अपनी माँ से बातें करने के बाद मैं माँ से कहने लगी, माँ मुझे नींद आ रही है। माँ कहने लगी, चलो ठीक है, जाओ तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। भैया भी घर पर आ गए थे और वो भी मेरे आ जाने से बहुत खुश थे। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय किचन की तरफ आ गई थी। किचन में मेरी भाभी चाय बना रही थी, क्योंकि मेरे भैया खाना खाने के बाद चाय पिया करते थे। भाभी ने मेरे लिए भी चाय बनाई थी और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर एक साथ चाय पी और खूब सारी बातें भी की। भाभी के साथ बातों में मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और हम दोनों खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मैं मायके आकर इतनी ज्यादा बिजी हो जाती थी कि मुझे कुछ भी फालतू होने का टाइम ही नहीं होता था और मेरे दिमाग में किसी तरह का कोई सवाल भी नहीं होता था। मुझे रात के 2 बज गए थे और अभी तक मैं सो नहीं पाई थी और मेरी नींद भी अब उड़ गई थी। मुझे अपने कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल में तो एसी लगा हुआ था, इसलिए मुझे अपनी ससुराल में सर्दी और गर्मी किसी चीज का एहसास नहीं होता था। मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छत पर जाकर ठंडी हवा खा लेती हूँ। जैसे ही मैं छत की सीढ़ियों पर चढ़ी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि रात के 2 बजे के टाइम मेरी भाभी छत पर बैठी हुई थी और न जाने वो इतनी रात में फोन पर किससे बातें कर रही थी। मैं उनको इस हालत में देखकर बड़ी हैरान हो गई थी। भाभी कह रही थी कि कोठरी ने तो कमाल कर दिया, किसी को हम पर शक भी नहीं होता। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा था। भैया तो नीचे सो रहे थे अपने कमरे में, तो फिर भाभी इतनी रात को बैठी हुई क्या कर रही थी और ये किस तरह की बातें कर रही थी। भाभी इतनी अश्लील बातें कर रही थी कि मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं सीढ़ियों से छुपकर धीरे धीरे कदमों से छत की तरफ चली गई थी और जाकर एक कोने में छुप गई थी। वहीं से खड़े होकर मैं उनकी सारी बातें सुन रही थी। अंधेरा होने की वजह से भाभी मुझे देख नहीं पाई थी और उन्हें नहीं पता था कि कोई छत पर है और उनकी छुपकर सारी बातें सुन रहा है। भाभी की बातें सुनकर मैं शक में चली गई थी, क्योंकि इतनी रात को किसी से फोन पर बात करने का और छत पर आने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। भैया कमरे में सो रहे थे, इसलिए मुझे इन बातों का मतलब समझने में देर नहीं लगी थी। लगभग 1 घंटा फोन पर बात करने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद तो मैं दंग रह गई थी। मैं भी छत से नीचे उतरकर अपने कमरे में आ गई। उस रात के बाद मैं 2-3 दिन के लिए और अपने मायके में ही रुक गई। इन दिनों मैं हर रात अपनी भाभी की बातें सुनती और वो रोज भैया के सो जाने के बाद छत पर जाकर ही बात किया करती थी। और वो जिस तरह से बातें किया करती थी, मेरे दिल में अपनी भाभी के खिलाफ नफरत जागने लगी थी, क्योंकि वो मेरे भैया को धोखा दे रही थी। हर टाइम मैं इन्हीं बातों को सोच सोच कर खोई रहती थी और मौका ढूंढती रहती थी कि मैं भाभी का मोबाइल लेकर किसी तरह से उस शख्स का पता लगा सकूं जिससे वो बात करती है। वो आखिर कौन था जो मेरी भाभी से बातें किया करता था और जिससे मेरी भाभी इतने प्रेम भरी बातें किया करती थी। लेकिन मुझे शक होने लगा था कि शायद भाभी मुझसे बहुत सावधान रहने लगी है। वो अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाने देती थी और उनके मोबाइल में हमेशा उनका फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ रहता था। 3 दिन रुकने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी और घर आने के बाद भी मेरा ध्यान अपनी भाभी पर ही लगा रहता था।
मुझे अपनी भाभी की अजीब अजीब सी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं। आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, और क्या गड़बड़ थी मुझे इस बात का जरूर पता लगाना था। मैं जब भी अपने मायके जाती तो अपनी भाभी पर कड़ी नजर रखती थी। मैं जब भी अपनी भाभी को घर में देखती तो उन्हें गलत करने से रोकने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भैया भाभी के बीच कभी दरार पैदा हो जाए। मैं चाहती थी कि वो जिससे भी बातें किया करती हैं उन सब बातों को छोड़कर वो अपनी गृहस्थी पर और अपने पति के साथ ही ध्यान दे। मैं चाहती थी कि मेरी भाभी संभल जाए। मैं अपने भैया भाभी को अलग होता हुआ नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कौन सी भयानक हकीकत मेरे सामने आने वाली है। कुछ नहीं पता था कि मेरे भैया भाभी की जोड़ी को किसी की नजर लगने वाली है। घर की बहुओं की इज्जत भी उनके परिवार से जुड़ी हुई होती है, और मैं अपने मायके की इज्जत को खराब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। बहुत जल्दी ही मैं उनका राज जानकर अपनी माँ को ये सबूत दिखाने का सोच रही थी। अगर मैं डायरेक्टली इस बारे में भैया से बात करती तो उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाता। इसलिए मैं सबूत दिखाने के बाद माँ के थ्रू भाभी को समझाना चाहती थी, क्योंकि बिना सबूत के वो मेरे हाथ नहीं आने वाली थी। मैं दोबारा घर पर गई तो भाभी मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, शायद मैं इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हूँ। मैं अपनी भाभी को गलत कैसे समझ सकती हूँ। आखिरकार मेरे भैया और भाभी की शादी को 5 साल हो गए थे। मैंने आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं देखी थी, तो फिर अब मेरे दिल में शक क्यों आ रहा था। हो सकता है कि शायद ये सब कुछ मेरे दिमाग का शक ही हो। भाभी मुझसे इतनी अच्छी आदत के साथ बात किया करती थी कि मैं उनकी सच्चाई जानते ही रुक जाती थी। ये बात सोचकर कि मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और वो भी कुछ गलत कैसे कर सकती है। मैं अपने अंदर के शक को शांत कर लिया करती थी, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा शक मुझसे ऊपर जा रहा था। लेकिन जब मैं घर पर आती तो इधर मेरे जेठ का मूड बहुत खराब होता था। एक तरफ मुझे इनकी टेंशन लगी रहती थी कि ना जाने मेरे जेठ को ऐसी कौन सी परेशानी होती है जिससे उनका मूड ऑफ रहता है। उनके तो चेहरे का भी रंग बदला बदला सा रहता था। एक दिन मेरे ससुर के बुलाने पर जब मैं अपने घर आई तो कुछ देर के बाद ही मेरे जेठ भी घर पर आ गए थे। मैंने महसूस किया कि वो बहुत थके हुए लग रहे थे। पहले तो कभी भी वो इस हालत में घर पर नहीं आए थे। वो घर आते ही खाना खाने के बाद सबसे पहले चाय पिया करते थे, लेकिन आज तो वो सीधा ही अपने कमरे में जा रहे थे। मैं हैरान थी कि पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो ऐसे सबको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चले गए थे। पहले तो वो घर आते ही सबसे पहले अपने पिता और भाई के साथ बैठकर बातें किया करते थे और उसके बाद खाना खाते थे, लेकिन आज तो वो कुछ ज्यादा ही थके हुए महसूस हो रहे थे। वो बहुत अजीब सी हरकतें करने लगे थे। मुझे तो अपनी भाभी पर नजर रखनी थी, लेकिन इधर अपने जेठ की हरकतों से भी मैं परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरे ससुर को भी हमेशा अपने बेटे की टेंशन लगी रहती थी। अब मैं कैसे सच का पता लगाती। मैंने सबसे पहले अपनी भाभी का राज जानने के लिए सोचा। ना जाने ये सब कुछ क्या हो रहा था। एक तरफ मेरे मायके में भाभी की बात मुझे बहुत टेंशन दे रही थी, और दूसरी तरफ मेरे ससुराल में मेरे जेठ का बिहेवियर जिसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मेरी भाभी मेरे भैया के होते हुए अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भैया उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। इसलिए उनकी तरफ से तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी। मैं उनको कुछ भी गलत करने नहीं दे सकती थी। मेरे पति ने बताया कि आज फैक्ट्री में काम ज्यादा होने की वजह से भैया बहुत ज्यादा थक गए हैं। शायद इसी वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हो रहा था। मेरे भैया बहुत सीधे आदमी थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी पर शक नहीं किया था, लेकिन इधर जब भाभी रात के 2 बजे छत पर जाकर किसी से फोन पर बातें किया करती थी तो भैया जाकर भी उनको नहीं देख सकते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि भाभी फोन पर बातें कर रही है। अगले दिन मैंने फिर कोई बहाना बनाया और सोचा कि मैं एक रात और अपने मायके में रुककर आ जाऊं, ताकि भाभी को फोन पर बात करते हुए देखूं तो उनके हाथ से फोन खींच लूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने पति से परमिशन लेकर एक रात के लिए अपने मायके में रुकने के लिए चली गई थी, और वहां पर आकर मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम किया। जब भाभी किचन में खाना बना रही थी तब मैंने उनको बातों में लगा लिया और उनका मोबाइल एक साइड पर रखा हुआ था। वो मेरे सामने बहुत सावधानी से काम कर रही थी और बार बार उनकी नजर अपने मोबाइल पर ही जा रही थी।
मैंने भाभी से अपने लिए चाय बनाने को कहा। उसके बाद मैंने भाभी से माँ को चाय देकर आने के लिए कहा। जैसे ही भाभी अपना मोबाइल छोड़कर चाय देने के लिए बाहर निकली तो मैंने उनके मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश की। मैं लॉक खोलने की कोशिश ही कर रही थी कि इतनी देर में मेरे हाथ से किसी ने मोबाइल छीन लिया था। जैसे ही मैं पीछे पलटी तो मेरे सामने मेरी भाभी खड़ी हुई थी। वो मुझे घूर रही थी। वो अपना मोबाइल किचन में भूल गई थी, इसी वजह से लेने के लिए आ गई थी। जरूरी था कि मैं पकड़े जाने पर फौरन बहाना बना दूं और उसी टाइम मैं झूठ बोलकर भाभी को उनका मोबाइल देकर किचन से बाहर आ गई थी। मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर आ जाएगा। कुछ भी हो, मैं ये जानकर ही रहूंगी कि वो आदमी कौन है जिसकी वजह से मेरी भाभी सारा सच छुपा रही है और मेरे भैया को धोखा दे रही है। अगले दिन मैं सुबह होते ही अपने ससुराल वापस आ गई थी, इसलिए मेरे ससुर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। मेरी भाभी को अपने मायके जाना था। भैया ज्यादा ही काम में बिजी थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। मैंने अपने ससुर से भी भाभी के साथ जाने की परमिशन ले ली थी और मैंने अपने ससुर से भी पूछ लिया था कि मैं भाभी के मायके से आने के बाद मार्केट होती हुई आऊंगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन मेरे ससुर ने मना कर दिया कि उन्हें कोई चीज नहीं चाहिए। मैं जल्दी जल्दी फ्री हो गई थी और अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर आ गई थी। भाभी और मैं एक साथ मिलकर उनके मायके चले गए थे। उनके मायके से आने के बाद हम मार्केट में थे, लेकिन मार्केट में मैं अपने लिए चूड़ियां खरीद रही थी और मेरा ध्यान चूड़ियों की तरफ था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी भाभी न जाने कहाँ चली गई थी और मैं अपनी चूड़ियां छोड़कर उन्हें पूरे मार्केट में ढूंढती फिर रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। उनके गायब हो जाने पर मुझे बहुत परेशानी और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। मैं जितना सब्र कर रही थी, मेरी भाभी उतना ही मुझे सता रही थी। 1 घंटा मार्केट में ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। तंग आकर मैं खुद ही घर वापस आ गई थी। मैं अपने मायके ही आ गई थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, आते ही मेरी नजर सबसे पहले भाभी पर पड़ी। वो मुझसे पहले ही घर पर आ गई थी और उनको देखते ही मैं उन पर बरस पड़ी। मुझे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बाजार में पागलों की तरह उन्हें ढूंढती फिर रही थी। मैंने भाभी से कहा कि अगर आपको मुझे मार्केट में अकेला छोड़कर आ जाना था तो आप मुझे बता भी तो सकती थी, और अब आप मुझे साफ साफ बताओ कि मुझे मार्केट में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। मेरी भाभी कहने लगी कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं भी घर पर आ गई, और देखो तुम भी मुझे ढूंढती हुई घर पर ही आ गई। उनकी बात सुनकर मेरा तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे उल्टा झूठी बोल रही थी। अगर वो मार्केट में होती तो मुझे जरूर नजर आती। मैंने पूरा 1 घंटा उन्हें पागलों की तरह ढूंढा था। मैं खामोश होकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपने ससुराल को वापस लौट आई थी। घर पर आई तो मेरे जेठ मौजूद थे। उनका मूड अजीब सा ही रहता था। मुझे अपने जेठ का बिहेवियर बहुत अलग सा लग रहा था। पता नहीं काम का लोड ज्यादा था या फिर कुछ ऐसा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरी भाभी अब जब भी घर से बाहर जाती तो यही कहती कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। भैया काम में ज्यादा बिजी रहते थे, इसलिए वो अकेली ही अपने मायके जाया करती थी। अब तो मैंने भी उनके साथ जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक बार मुझे मार्केट में अकेला छोड़कर आ गई थी। इसलिए मैंने उनसे हर जगह जाने के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन अब मेरे लिए सच का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था। कहीं ऐसा न हो जाए कि बाद में बात को संभालना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं चाहती थी कि इस मैटर को पहले ही संभाल लिया जाए। मैंने एक प्लान बनाया और घर के काम से फ्री होकर मैं अपने मायके की तरफ चली गई थी। मेरी भाभी रात को न जाने किसके लिए इतना ज्यादा तैयार हो रही थी। मुझे लगा शायद वो भैया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया थके हारे काम से वापस आएंगे, इसलिए वो आराम कर लेंगे और मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और खामोशी से अपनी माँ के कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर का बहाना करके अपनी माँ के घर से बाहर निकल आई थी और मैंने अपने घर जाकर अपना रूप बदल लिया था। मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए और अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मैं भाभी के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकली,
मैं उनका पीछा करने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगी। भाभी ने बताया था कि वो अपने मायके की तरफ जा रही हैं, इसलिए भैया ने और माँ ने भी उन्हें परमिशन दे दी थी। वो घर से निकली तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई थी। वो जिस जगह पर जा रही थी, ये सब देखते हुए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी भाभी जल्दी जल्दी चलते हुए मेरे बंगले के बाहर बनी हुई कोठरी के करीब आ गई थी। मेरे ससुर ने जो हमारे बंगले के बाहर कोठरी बनाई हुई थी, वो उसके अंदर जाने वाली थी। मैं छुपकर उनको जाते हुए देख रही थी, लेकिन मैं होश में जब आई जब भाभी ने कोठरी का दरवाजा बजाया और खोलने वाले इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब कुछ भी हो सकता है। मेरे इतने करीबी रिश्ते हमें इस तरह से बदनाम करेंगे। जैसे ही मैंने कोठरी का दरवाजा खोला, ये देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी भाभी के साथ जो मर्द लेटा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा भाई, मतलब मेरा जेठ था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं इन दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूं। मैंने आगे बढ़कर अपनी भाभी को पकड़ा और जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अपने जेठ को तो मैं कुछ नहीं कह सकी, बात इतनी बढ़ जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे जेठ ने मेरे घर पर जाकर मेरे पति को मेरे खिलाफ न जाने क्या भड़का दिया। मैं उन लोगों की सच्चाई साबित नहीं कर सकी। उन दोनों ने मुझे झूठा साबित कर दिया और मेरे यही गुस्से में उठाए हुए कदम पर मेरे पति ने मुझ पर खूब इल्जाम लगाए, क्योंकि ऐसा करने में मेरे जेठ का पूरा पूरा हाथ था। मेरे जेठ ने मेरी भाभी के साथ मिलकर मेरे पति को मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें बताई कि मेरा किसी से अफेयर चल रहा है और मैं किसी से मिलने के लिए जाती हूँ, और मेरे कच्चे कानों वाले पति ने उन दोनों की बातों पर यकीन कर लिया। मैं उनकी सच्चाई साबित नहीं कर सकी, बल्कि खुद ही एक बहुत बड़े झूठ में फंसकर उसका शिकार हो गई। मैंने अपने भैया और पति को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे ऊपर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। मेरे पति ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कह दिया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी और मेरे जेठ ही मिलकर मेरा घर खराब कर देंगे। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और खामोशी से अपने मायके में आकर अपने जेठ और भाभी के झूठ बोलने पर बहुत रोई थी, और उधर अपने पति पर मुझे बहुत भरोसा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दूसरों की बातों में आकर मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा। मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। मेरी माँ को तो मेरी बात पर यकीन आ गया था, जबकि मेरे भैया अपनी पत्नी के धोखे में ही रहे थे। वो अपनी पत्नी को धोखेबाज नहीं समझ रहे थे, क्योंकि मेरे पास उन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। इधर इन दोनों की सच्चाई खोलने के चक्कर में मेरा अपना घर खराब हो गया था। मैं अपनी माँ के घर पर ही रह रही थी, और मेरी भाभी ने अब मेरे जेठ के सामने खुलेआम बातें करना शुरू कर दिया था। बल्कि उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा कि तुम मेरी सच्चाई सबके सामने खोलना चाहती थी। मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक हो गया था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे जेठ के साथ मिलकर पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि जब भी तुम हमें पकड़ने की कोशिश करोगी, उल्टा हम तुम पर ही इल्जाम लगाकर तुम्हें बदनाम कर देंगे। और वही हुआ भी था। मेरे पति को मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने अपने भाई के कहने में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मैं अपना घर खराब नहीं कर सकती थी। मुझे अपने घर जाना था। मेरी माँ को हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। सारे गांव को पता चल गया था कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे ससुर बहुत शर्मिंदा थे। अब उनको पछतावा हो रहा था कि जो उन्होंने कोठरी बनवाई थी, वो तो लोगों की भलाई के लिए उनको किराए पर दिया करते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बड़ा बेटा इतना गिर जाएगा कि मेरी ही भाभी के साथ उस कोठरी में छुपकर मिलने जाया करेगा। मेरे ससुर ने हमेशा ही मुझ पर बहुत भरोसा किया था। मेरे ससुर को मेरी बात पर यकीन आ गया था, और अब की बार मेरे ससुर ने ठान लिया था कि वो अपने बहू बेटे का घर खराब नहीं करेंगे। इसलिए वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। दरअसल मेरे ससुर की निगाह बहुत कमजोर थी। मेरे जेठ और मेरी भाभी अपना चेहरा छुपाकर उनकी कोठरी में जाते थे। उनको कभी खबर नहीं हो सकी थी कि ये उनका बेटा और मेरी भाभी है, वरना वो कभी भी इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देते, और ये सच्चाई बहुत पहले ही खुलकर सामने आ गई होती। एक दिन जब भाभी मेरे जेठ से रात के 2 बजे फोन पर बातें कर रही थी, तो मैंने अपने भैया को उनके कमरे से जगाकर चुपचाप उनका हाथ पकड़कर छत पर ले गई
और भाभी को फोन पर बातें करते हुए उनको उनकी आंखों से दिखा दिया, क्योंकि भाभी इस गलतफहमी में थी कि उन्होंने मेरा घर बिगाड़ दिया है, इसलिए मैं अब हार मानकर खामोश बैठ जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब जब मेरा घर बर्बाद हो चुका था तब भी मैं खामोश नहीं बैठ सकती थी और उनकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मैंने जी तोड़ कोशिश कर ली थी। जब भैया ने अपनी आंखों से भाभी को फोन पर बात करते हुए देख लिया तो उन्होंने रात के अंधेरे में ही खूब शोर मचा दिया और अपनी पत्नी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उधर ये खबर मेरे ससुराल तक पहुंच गई थी। मेरे ससुर ने भी जब मेरे जेठ के मुंह पर 2-3 थप्पड़ मारे तो उन्होंने भी सारी सच्चाई उगल दी और मेरे पति को पता चल गया कि मैं झूठी नहीं थी, बल्कि मेरे जेठ और मेरी भाभी आपस में अफेयर चला रहे थे। मेरे ससुर ने अपने बड़े बेटे को जायदाद से भी बेदखल कर दिया था और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरे जेठ और भाभी ने आपस में शादी तो कर ली, लेकिन कभी भी वो सुख से न रह सके, क्योंकि किसी का घर खराब करने के बाद कोई भी इंसान सुख से नहीं रह सकता। मेरे पति ने मुझसे माफी मांग ली थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्हें जो सबूत मेरे खिलाफ दिखाए गए थे वो उन्हीं के बेस पर आकर मुझे गलत समझ रहे थे, लेकिन अब सारी सच्चाई खुलकर उनके सामने आ गई थी, इसलिए मैंने भी उनको माफ कर दिया था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के बाद वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और मुझ पर खूब भरोसा करेंगे। अब मैं अपने ससुराल में पहले की तरह रहती हूँ। मेरे पति के साथ साथ मेरे भैया ने भी मुझसे माफी मांगी थी। मेरे भैया का कहना था कि वो काम पर इतने ज्यादा थक जाया करते थे कि उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि रात के 2 बजे उनकी पत्नी कब बिस्तर से उठकर छत पर जाकर फोन पर बातें करती है और कभी कभी कोठरी में मेरे जेठ से मिलने के लिए भी जाती है। मेरे जेठ की पहले दिन से ही मेरी भाभी पर गंदी नजर थी, लेकिन कोई भी ये बात नोट नहीं कर पाया था। अगर नोट कर लेते तो आज बात यहाँ तक नहीं आती। उन दोनों ने मिलकर मेरे भैया को धोखा दिया और मेरे घर में लड़ाई करवाई थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उधर मेरे जेठ और मेरी भाभी गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहने लगे और हमारी फैमिलीज ने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। अब तो मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। जो इंसान दूसरों का घर खराब करने की कोशिश करता है वो कभी भी अपना घर सुकून से नहीं बसा सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।